हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RSD ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं इस क्लास में आपके साथ पाक्षिक मूल्यांकन भाग 4 माह सितंबर 2021 कक्षा 11वीं विषय रसायन इसके असाइनमेंट के आंसर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए चलते हैं। इसमें अधिकतम अंक आपके हैं 30। निर्देश आपको दिए गए हैं। प्रश्नों के सामने अंक अधिभार को ध्यान में रखकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कहता है सही विकल्प चुनिए। ठीक है, एक एक नंबर का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा बल न्यूनतम है? इसका उत्तर सही है अ, प्रकीर्णन एवं लंदन बल। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठोस व द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, जबकि ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व नहीं अधिक हो सकता, क्योंकि उसकी डेंसिटी हम गैस की वो तो इतने ज़्यादा उनके अणु जो होते हैं इतने दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटीज अधिक हो ही नहीं सकती है ना। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही नहीं है। सही है नहीं, सही नहीं है, गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पदार्थ की निम्न में से किस गुण के कारण द्रव की बूंदें गोल होती है? तो इसका उत्तर है ब, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें गोल होती है। चौथा है, एक गैस द्रवीकृत की जा सकती है। किस ताप पर की जा सकती है? वो उसके क्रांतिक ताप पर द्रवीकृत की जा सकती है। अगला प्रश्न है आपका, विलगित निकाय अपने परिवेश के साथ निम्न में से किसका विनिमय कर सकता है? मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है, वो अपने साथ एनर्जी का या फिर मैटर दोनों में से, ऊर्जा या द्रव दोनों में से किसका एक्सचेंज जो है वो कर सकता है? तो यहाँ पर वो द्रव और ऊर्जा दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, 298 केल्विन ताप पर जल का मानक मोलर विचरण एंथैल्पी का मान होता है। तो इसका मान होता है ऑप्शन डी, -273.15 किलो जूल मोल इनवर्स। कथन, अगला प्रश्न आपका, कथन, परम शून्य पर विशुद्ध पूर्ण क्रिस्टली पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है, निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ऊष्मा गति का तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वह है जिसमें क्रियाकारक क्या होते हैं? इसमें क्रियाकारक उत्पाद से अधिक ऊर्जा रखते हैं। इसका ऑप्शन अ जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न खत्म होता है। प्रश्न दूसरा है, एवोगैड्रो का नियम उदाहरण सहित समझाइए। ये 2 अंक का प्रश्न है आपका। इसका प्रतिपादन सबसे पहले 1911 में एवोगैड्रो, जिसको आवोगाद्रो करके भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, तो उन्होंने किया था। इसके अनुसार ये नियम क्या कहता है कि समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। इसका उदाहरण पूछा है आपको, यदि किसी गैस के 1 मोल में सामान्य तापक्रम व दाब पर अणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23 है, जिसे एवोगैड्रो संख्या n कहते हैं, तब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। किस कंडीशन में? स्थिर ताप और दाब पर, जब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। ठीक है, यदि मोल की संख्या यहाँ पर हम n मान ले तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। n यहाँ पर मोलों की संख्या है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, मोलों की संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, एंट्रोपी क्या है? निम्नलिखित में से निम्न परिवर्तन में एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी? देखो, एंट्रोपी क्या होती है कि किसी भी तंत्र के निकाय की अनिश्चितता की माप अथवा अव्यवस्था की माप, ठीक है, उसकी एंट्रोपी कहलाती है। मतलब रैंडमनेस, मतलब कुछ भी उसमें निश्चित नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा सिस्टम अनिश्चित होगा तो उसकी एंट्रोपी जो रहती है वो उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो अगर इसे पूछा है यहाँ पर H2O लिक्विड से H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे H2O सॉलिड में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसकी व्यवस्था जो रहेगी वो अधिक हो जाएगी, क्योंकि जैसे बर्फ़ अगर बन गया तो उसमें जो अणु है वो पास पास आ जाते हैं, क्योंकि वो किस फॉर्म में आ जाता है? सॉलिड शेप में आ जाता है। तो सॉलिड में होने के कारण क्या होगी? अनिश्चितता उसमें नहीं होगी। एंट्रोपी यही कहता है ना कि एंट्रोपी अनिश्चितता की माप है, तो उसमें अनिश्चितता नहीं पाई जाएगी, इसलिए एंट्रोपी कैसी होगी? एंट्रोपी सॉलिड फॉर्म में कैसी हो जाएगी? कम होती है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न चौथा, 25 डिग्री सेल्सियस एवं 760 पारे के दाब पर किसी गैस का आयतन 600 ml है। पारे की किस ऊंचाई वाले दाब पर 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस का आयतन 640
ml मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे दाब निकालना है। ठीक है, दाब क्या, P2 निकालना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार आपको P1 दे दिया गया है, प्रेशर दिया है। ठीक है, 760 पारे का दाब है मिलीमीटर में। V1 दिया है 600 ml और V2 दिया है 640। ठीक है, मतलब किस आयतन पर, मतलब गैस का आयतन अगर आपको ये दी रही है तो उस पर दाब की गणना करना है। और टेम्परेचर आपको मालूम है 10 डिग्री सेल्सियस, आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे, प्लस 273 कर देंगे तो 283 केल्विन मिल गया आपको। ठीक है, संयुक्त गैस का नियम क्या कहता है, P1 इंटू P2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई T2। ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको P2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि दाब जैसे यहाँ पे P1 V1 और V2 दिया हुआ है, वो P1 निकालना है। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 T2 डिवाइडेड बाय T1 V2। ठीक है, आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको वहाँ पर P2 की वैल्यू मिलेगी 676.6 मिलीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसका अथवा का प्रश्न है। अथवा में ये बोल रहा है, प्रशांत महासागर में जहाँ टेम्परेचर दिया है 23.4 डिग्री सेल्सियस, एक जहाज़ चल रही है जिसमें गुब्बारे में 2 लीटर हवा जो है वो भरी गई है। जब जहाज़ इंडियन समुद्र में जहाँ ताप 26.1 डिग्री सेल्सियस है पहुँचता है तो गुब्बारे का आयतन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, V1 इज इक्वल टू दिया है 2 लीटर। ठीक है, और टेम्परेचर दिया है 23.4 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर T2 आपको दिया है 26.1 दिया है, तो आप इसको फिर से केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। अब चार्ल्स का नियम क्या कहता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई T1। आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको V2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। V2 इज इक्वल टू 2.018 लीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 5वां, आदर्श गैस समीकरण क्या है और आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। ये 3 अंक का प्रश्न है आपका। क्या कहता है आदर्श गैस समीकरण, क्या कहता है, वह समीकरण जिसके द्वारा गैस के आयतन पर ताप व दाब का एक साथ प्रभाव बताया जा सके। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। समीकरण की व्युत्पत्ति करने बोल रहा है, तो देखिए पहला है, स्थिर ताप पर बॉयल का नियम क्या कहता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन V। स्थिर आयतन पर चार्ल्स का नियम क्या कहता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब उसके समानुपाती होता है टेम्परेचर के, और P जो है वो V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो P इज इक्वल टू R अपॉन T, सॉरी R इंटू T अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं सर्वात्रिक गैस नियतांक। ठीक है, तो PV, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो V को आप पक्षांतर कर दीजिए तो मिलेगा PV इज इक्वल टू RT। यही कहलाता है आपका आदर्श गैस समीकरण। ठीक है, जहाँ पर P इज इक्वल टू दाब है, V इज इक्वल टू आयतन जिसमें 1 मोल गैस उपस्थित है, और T इज इक्वल टू है केल्विन तापक्रम, और R इज इक्वल टू है सर्वात्रिक गैस नियतांक। ठीक है, यदि R सभी गैस के लिए समान रखता है, वैसे भी R की वैल्यू रहेगी सभी गैस के लिए समान होती है, तो उस कंडीशन में माना दाब और आयतन की इकाई बदलने पर बदलते रहती हैं। यदि V लीटर में N मोल की संख्या उपस्थित है तो गैस समीकरण क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT था तो PV इज इक्वल टू NRT हो जाएगा। इसको कहते हैं हम आदर्श गैस अवस्था समीकरण। जनरली यही सारी जगह फॉर्मूला में यूज होता है, PV इज इक्वल टू NRT, जिसको कहते हैं हम आदर्श गैस अवस्था समीकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6वां, सिद्ध कीजिए कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन में उपस्थित अवशोषित ऊष्मा के बराबर होती है। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए पहले आप इस चित्र को देख लीजिए, यहाँ पे क्या है आपका, एक बना हुआ है क्या, एक सिलेंडर। ठीक है, जिसको बोलेंगे, माना किसी सिलेंडर में भार रहित और घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये आपका पिस्टन है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, A है। ठीक, यहाँ पर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप लिखेंगे तो ये A मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, अब उसके बाद ये क्या कहता है कि माना
प्रसार के कारण वह dl दूरी तय करता है। ठीक है, अगर उसकी लंबाई जो है वो, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, देखिए यहाँ पे क्या है, पिस्टन लगा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल a है, आयतन v है और दाब जो है वो उस कंडीशन पर p है, और उनके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और जो लंबाई है l है। जब आप उसमें प्रेशर देते हैं, ठीक है, पिस्टन से उस सिलेंडर में आप जब प्रेशर देते हैं तब उस केस में क्या होगा, वो कुछ दूरी तय करेगा। ठीक है, तो वो दूरी यदि dl है तब उस कंडीशन में आयतन में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो अगर आयतन v था तो वो क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। तब उस केस में dv इज इक्वल टू a इंटू डी एल होता है। ये समीकरण आप एक मानेंगे। चूँकि हम जानते हैं बल बराबर क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल, तो f इज इक्वल टू क्या होता है, p इंटू ए। ठीक है, और कार्य बराबर होता है बल गुणित दूरी। ठीक है, तो डी डब्ल्यू यानी जो भी उस पर कार्य लगा इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एल। अब यहाँ पर क्या है, कार्य लग रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, डी एल परिवर्तन हो रहा है, उसकी दूरी जो है वो क्या हो रही है, उसमें चेंजेस आ रहा है प्रसार के कारण। ठीक है, तो इसलिए माइनस यहाँ पे साइन लगा हुआ है, फोर्स दे रहे हैं, बाहरी उस पर दबाव डाल रहे हैं, इसलिए माइनस एफ इंटू डी एल। तो उसकी दूरी जो है वो परिवर्तित हो गई है ना, तो इसको आप समीकरण 3 दे देंगे। तो समीकरण और 2 और 3 से आप क्या देखेंगे कि डी डब्ल्यू की वैल्यू आप समीकरण 2 में आपने देखा है कि एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए है, तो समीकरण 3 में माइनस एफ जहाँ पे लिखा है वहाँ पर आप वैल्यू लिख देंगे तो आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू ए डी एल। ठीक है, चूँकि डी वी की वैल्यू क्या होती है, ए इंटू डी एल। ठीक है, समीकरण 1 में आपने देखा था, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं ए डी एल की जगह पे। समीकरण 4 हुआ। यदि P को हम कांस्टेंट मान लें और गैस का आयतन V1 से V2 कर दें, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो आयतन है उसका यदि हम समाकलन करते हैं तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी V2 अपॉन V1। ठीक है, आप P को बाहर कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, माइनस पी इज इक्वल टू, क्योंकि P कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट दाब पर या स्थिर दाब पर वैल्यू अगर आप डी डब्ल्यू निकालेंगे तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डी वी। ये क्या हो गया आपका समीकरण 5। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी दिया होता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल वी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से भी आपको सिद्ध कीजिए करके ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार आपके सेट में आए होंगे। ठीक है, अगला है आपका, हाँ, तो इसमें हम आगे फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर पूछा हमको क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो रहती है यानी कि ई जो है वो परिवर्तन स्थिर आयतन में उपस्थित अवशोषित ऊष्मा यानी Q के बराबर है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल वी। ठीक है, अब आप आगे आइए, अब आगे क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इज इक्वल टू क्या है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो Q प्लस डब्ल्यू, अब समीकरण 5 आपका जो था डी डब्ल्यू की जो वैल्यू थी, ठीक है, तो वहाँ पर आप यहाँ पे प्लस डब्ल्यू लिखा है ना, Q प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू आप यहाँ पे माइनस पी इंटू डेल वी ये रख सकते हैं। तब आपका क्या निकलेगा, यदि प्रक्रम स्थिर आयतन पर हो रहा है, यानी आप क्या कर दो, v को यदि आप क्या कर देंगे यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू आ गया आपका 0, तो आप p इंटू 0 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है, तब उस केस में फिर आप क्या करेंगे, तब जब आप यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, है ना, q माइनस 0, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, डेल ई इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, क्यू वी क्या है यहाँ पर, स्थिर आयतन, जब हम आयतन को क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, तब डेल ई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी डेल ई जो है, एनर्जी जो है वो स्थिर आयतन पर, यानी आपने वी को कांस्टेंट माना तो वी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, उस केस में अवशोषित ऊष्मा यानी क्यू ये जो रहती है डेल ई के निकाय की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मानक विचरण एंथैल्पी क्या है और निम्नलिखित आंकड़ों में मेथिल अल्कोहल CH3OH लिक्विड की मानक विचरण एंथैल्पी याद करनी है। 5 नंबर का प्रश्न है आपका। इसमें क्वेश्चन ये सब दिए हुए हैं, इसमें 3 आपको समीकरण दिया हुआ है। इसमें एथिल अल्कोहल के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के मिश्रण से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपको H2O फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसमें भी एंथैल्पी के चेंज क्या हो रहे हैं उसकी वैल्यू सभी दी गई है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पूछा गया है कि मानक विचरण एंथैल्पी क्या है। तो मानक विचरण एंथैल्पी क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के तत्व में, मतलब कोई भी यौगिक है जो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो
में से के एक मोल के विचरण के लिए मानक एंथैल्पी में परिवर्तन समूह की सबसे स्थायी अवस्था में होता है, जो उस पदार्थ का मानक विचरण एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, अगला आप समीकरण आपको ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, समीकरण जो आपको ज्ञात करना है, आपको बनाना क्या है, एथिल अल्कोहल है ना, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है CH3OH, आपको ये बनाना है। तो आप एक एज्यूम करेंगे कि ये समीकरण आपको ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो इससे किस प्रकार से यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए समीकरण जो कि हमको ज्ञात करना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इनके मिलने से CH3OH मिलता है। अब यहाँ पे हमको डेल एच एफ है, डेल एच की वैल्यू जो है वो एंथैल्पी जो चेंज हुआ है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 3 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 यहाँ पे दिया हुआ है H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O। ठीक है, आप इसमें और इसमें डेल एच इज इक्वल टू क्या है -286 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, समीकरण 3 है, आप उसमें 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2H2 प्लस O2 2H2O और डेल एच इज इक्वल टू हो गया -572 किलो जूल मोल इनवर्स। मोल इनवर्स है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, मोल -1। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 4, अब आप इसको समीकरण 4 दे दीजिए। समीकरण 4 को समीकरण 2 में जोड़ने पर आप उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, कार्बन जो ग्रेफाइट फॉर्म में है, जी लिखा होता है वहाँ पे, तो ग्रेफाइट है, कार्बन जो है गैसेस फॉर्म में नहीं मिलता है, पर उसकी जो अपर रूप है जी ग्रेफाइट के फॉर्म में है, और उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है गैसेस फॉर्म में, और यहाँ पर डेल एच की वैल्यू है -393 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो समीकरण 4 आपको मिला था उसको समीकरण 2 में आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आप जब ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या क्या मिलेगी, यहाँ पे देखिए, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कार्बन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को लिखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1O2 प्लस 1O2 तो इज इक्वल टू 2O2 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे CO2 लिखेंगे आप, फिर उसके बाद यहाँ पे 2H2O। अब ये दोनों जो है इसको आप हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको प्लस करना है तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, तो -965 किलो जूल मोल इनवर्स। यहाँ पे भी मोल इनवर्स है, मोल की घात 1 -1। ठीक है, आप ये लिखेंगे। ठीक है, मतलब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये वाली वैल्यू मैं आपको बता दे रही हूँ, किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, -1। ठीक है, उसकी घात ये आप लिखेंगे। उसके बाद ये आपका समीकरण 5 हो गया। अब उसके बाद समीकरण 5 एवं समीकरण 1 को घटाने पर, जो समीकरण 1 आपका प्रश्न में दिया हुआ है, आप उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 और CO2 जो है माइनस हो गया तो कट गया, कैंसिल हो गया, H2O भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या क्या आपका, C बचा, यहाँ पे क्या क्या बचा, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन बचा, और आपको क्या बचा, ये लोग तो माइनस में है इसलिए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये वैल्यू कैंसिल हो गई। ठीक है, तो आपके पास रिएक्शन में क्या आ जाएगा, C प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, आप इसका एंथैल्पी चेंज को आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, -239 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें आपको पहले फाइंड आउट करनी थी। देखिए सबसे पहले हमने ये लिखा था समीकरण जो कि ज्ञात करना है, समीकरण हमको यही ज्ञात करना था जो आपका पीछे आया है। ठीक है, यही वाला समीकरण आपको निकालना था जो नीचे मिला आपको, समीकरण 5 और 6 से आपको जो आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया यानी माइनस किया, तो आपको वही वैल्यू मिली है, वही समीकरण मिला है, और वहाँ पर आपको डेल एच की वैल्यू जो है वो वहाँ पे फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, अगला आपका कहता है प्रश्न 8। प्रश्न 8 जो है वो उसमें 2 ऑप्शन हैं आपके, मैं यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दे रही हूँ। एक में आ दिया हुआ है, गैस के आदर्श व्यवहार से विचलन के 2 कारण लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर है गैस के आदर्श व्यवहार के विचलन के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है, उच्च दाब पर गैस अणुओं के वास्तविक आयतन को गैस आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता है। ठीक है, वो इसलिए व्यवहार से अपने विचलन प्रदर्शित करता है। दूसरा क्या है, निम्न ताप पर गैस के अणुओं के मध्य परस्पर आकर्षण बल को नगण्य नहीं माना जा सकता। यही 2 कारण है, और भी कारण है जिसकी वजह से हम गैस के आदर्श व्यवहार में विचलन जो है यानी कि उसमें परिवर्तन जो है वो देखते हैं। ठीक है, फिर अगला इसमें ब है, शान्यता की परिभाषा लिखिए और इसे प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। ठीक है, शान्यता क्या होती है, शान्यता मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब द्रव के बहने का गुण।
ठीक है। द्रव में बहने का गुण पाया जाता है। तो कोई भी द्रव जो रहता है जब वो बह रहा है जिस तरह से वो बहता है, ठीक है, तो उनमें जो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, वो जो है वो विस्कोसिटी कहलाती है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, किसी भी द्रव की परस्पर संपर्क वाली परतों की अपेक्षित गति प्रतिरोध की साम्यता है। ठीक है, यह द्रव के प्रवाह में प्रतिरोध भी कहलाता है। जो द्रव के प्रवाह जो लिक्विड जो है वो फ्लो होते रहती है, उसमें प्रतिरोध मतलब किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, वो क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं साम्यता। ठीक है, इसे हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका साइन है, इसकी इकाई होती है किलोग्राम, मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है, जैसे हम द्रव को यदि गर्म कर देते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो गतिज ऊर्जा जो रहती है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण साम्यता जो रहती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो पहला प्रभाव क्या है कि ताप जैसे से आप बढ़ाते जाएंगे तो साम्यता में जो है वो कमी आती जाती है। और नेक्स्ट है दाब का प्रभाव, जैसे दाब को बढ़ाने पे साम्यता जो रहती है वो क्या हो जाती है, वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि अणु जो है वो क्लोज होते जाते हैं। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, उस पर प्रेशर देते जाओगे, तो अणु जो है वो पास पास आते जाएंगे और साम्यता जो रहती है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ने लग जाती है। और अणुभार क्या है कि अणुभार बढ़ाने से साम्यता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट के आंसर जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है इस आपका इस सब्जेक्ट्स की, ठीक है, उन सभी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को क्या है, शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में ये सबसे पहले आपको आंसर्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है, आने वाले मंथ में जब भी आपको मंथली असाइनमेंट्स जो आपको दिए जाएंगे या पाक्षिक मूल्यांकन के लिए जितने भी सभी सब्जेक्ट के लिए आपको जितने भी दिए जाएंगे उसके आंसर्स जो हैं वो हम अपने चैनल में आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।